हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय। एक दिशीय ऑप्शन हो जाएगा ए। पेड़ को शाकाहारी जीव खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी, तो एक दिशा में ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लोहे के महीन टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है। लोहे के महीन टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है। लोहे का महीन टुकड़ा मतलब धातु और एक तरफ अम्ल दिया गया है। अम्ल और धातु के बीच जब भी अपक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इस तरह से होता है। Fe लोहा को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन जो है रिलीज होता है और फेरस क्लोराइड बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, जब लोहे की वैलेंसी 2 होता है तो उसे फेरस पढ़ते हैं, जबकि 3 होता है तब फेरिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस तीनों में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, द्रव के ऊपरी सतह पर केवल अनुप्रस्थ तरंग की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। ध्यान देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र तथा उनके पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र का उनके पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। पारिस्थितिकी तंत्र तथा उनके पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की रचनात्मक इकाई है। जिस तरह से शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, उसी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र की रचनात्मक इकाई पर्यावरण है, यह भी सही है। पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है जबकि पारिस्थितिकी तंत्र उसके हिस्से हैं, यह भी सही है। 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ते के एक टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होने लगा। अगर जस्ते के टुकड़े को चूर्ण बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है। बल, ऊर्जा, समय, इनमें से कोई नहीं। पदार्थ होने के लिए एक मुख्य विशेषता है, उसमें द्रव्यमान होने चाहिए, और बल, ऊर्जा, समय में द्रव्यमान नहीं है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और भी कई इसका परिभाषा है, लेकिन द्रव्यमान ध्यान रखिएगा, इसमें द्रव्यमान नहीं है, चाहे वो बल हो, ऊर्जा हो, समय हो। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है। कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है, यह सही है। कायिक जनन है क्या। जड़, तना, पत्ती से नया पौधे का निर्माण क्या कहलाता है, तो कायिक जनन कहलाता है, और यह जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, एक ही जीव में सारे पार्ट मौजूद होते हैं। कायिक जनन पौधों में होने वाला एक लैंगिक जनन है। कायिक जनन जो होता है पौधों में ही होता है, लेकिन यह लैंगिक जनन नहीं, अलैंगिक जनन है। इस कारण से यह भी गलत हो गए। कायिक जनन केवल जंतु में होता है, यह भी गलत है। कायिक जनन केवल पौधों में होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है सही दिए गए हैं। कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है। कायिक जनन पौधों में होने वाला एक अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। कायिक जनन केवल जंतु में होता है, नहीं पौधा में होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान देंगे, धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, धातु जो है धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। भिन्न भिन्न धातु को आपस में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। भिन्न भिन्न धातु को आपस में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, यह भी सही है। मिश्र धातु के अवयव हमेशा धातु ही होते हैं। मिश्र धातु में अधातु तत्व नहीं हो सकता है।
यह कहीं ना कहीं गलत है। मिश्र धातु के अवयव हमेशा धातु ही होते हैं, मिश्र धातु में अधातु तत्व नहीं हो सकता, यह गलत है और यही क्या है, राइट आंसर है। एक एग्जाम्पल लीजिए, स्टील। स्टील क्या है, तो धातु है और इसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है, लोहा मिला हुआ रहता है जो कि धातु है और कार्बन मिला हुआ रहता है जो कि क्या है, अधातु है। नेक्स्ट है मिश्र धातु मिश्रण होते हैं, यौगिक नहीं। मिश्रण होते हैं, मिश्र धातु मिश्रण होते हैं, यौगिक नहीं। यह भी सही है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, कौन सा एक सही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। एक धातु आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मार्ग समान वेग से गति को प्रारंभ कर टी समय बाद अपने प्रस्थान बिंदु पर लौट आती है। वस्तु द्वारा टी समय में होने वाले विस्थापन तथा दूरी होगी क्रमशः। एक ही जगह पर लौट आते हैं तो विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और दूरी क्या हो जाएगा, 2πr। विस्थापन क्या हो जाएगा, मानिए कि यहाँ से प्रस्थान बिंदु है, विस्थापन हो जाएगा 0 और दूरी हो जाएगा 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सी ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। इनमें में से कौन सी ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन हो जाएगा सी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की संख्या केवल 1 होती है, हालांकि यह जो है 2 लोब में बटे हुए रहते हैं। हमारा जो गर्दन है, गर्दन के बाएं तरफ और दाएं तरफ 2 लोब में बटे हुए रहते हैं और इसी दोनों लोब के ऊपर में क्या होता है, पैराथायराइड ग्रंथि होता है। तो याद रखिएगा, पैराथायराइड ग्रंथि किससे चिपके हुए रहते हैं, तो थायराइड ग्रंथि से, उसके ऊपर में ही रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्रंथि। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, बताएंगे। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसका और भी नाम है पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसका जो नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, माफ करिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो पीनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। किस पदार्थ को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पोटेशियम क्लोरेट की बात की जाए तो KClO3 को गर्म करेंगे 2KCl और क्या प्राप्त होगा, 3O2 मतलब ऑक्सीजन प्राप्त होगा। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे KMnO4 को अगर गर्म करते हैं K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। तीनों में ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। इसे भी देख लेते हैं, KNO3 को गर्म करेंगे तो 2KNO2 प्लस 3O2 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। निम्नलिखित विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। अगर इस तरह से रहता, जब सारा प्रतिरोध एक ही तार में हो तब उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। श्रेणी क्रम कहेंगे। और समानांतर क्रम किसे कहेंगे, एक से अधिक तार हो तो यहाँ पे जो है समानांतर क्रम दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर मिलेंगे। किस तरह से समानांतर क्रम के लिए 1/RAG इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 जितना भी दिया हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिया गया है समानांतर में, 3 ओम और नीचे दिया गया 3 ओम। तो इसे जो कैलकुलेट करिएगा तो 1.5 ओम प्राप्त होगा। ये समानांतर क्रम हो गया। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जितना भी दिया रहे, तो समानांतर क्रम कितना है 3 ओम। समानांतर क्रम हमने कितना निकाला 1.5, तो 3 ओम को 1.5 ओम से ऐड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 ओम। मैं समझाने की कोशिश की हूँ, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वृक्क जो है, किडनी जो है, कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। साधारण नमक NaCl, साधारण नमक NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं।
बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और सोडियम नाइट्रेट किसका नाम है? चिली साल्ट पीटर का, चिली साल्ट पीटर का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्षा की बूंद का गोली आकार का कारण है। वर्षा का बूंद गोल क्यों होता है? पानी का पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर हो जाएगा सी, पानी का पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कांकरेज गाय की जाति है, भदावरी भैंस की है, लोही बकरी की है, मैरिनो भेड़ की है। कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोही जो है भेड़ की प्रजाति ना कि बकरी की है। जमुनापारी किसका है? तो बकरी का है। मैरिनो तो भेड़ का ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? बताइएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। हैजा, हैजा जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। दूषित जल ये सबसे हैजा होता है। पेचिस, मलेरिया, पायरिया यह सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया की बात की जाए तो यह होता है एंट अमीबा जिंजीवेली प्रोटोजोआ के द्वारा। पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही हैं? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया होने पर अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया होने पर अमोनिया का निर्माण होता है। सही है। अगर हम 2N2 मतलब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया प्राप्त होगा। 2NH3, NH3 किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का है। और यह जो है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक उत्पाद हो। एक उत्पाद हो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 उत्सर्जित करता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है और यह जो है अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक हो, केवल एक अभिकारक हो। नेक्स्ट है, उपयुक्त में कथन एक की अभिक्रिया अपघटन है जबकि कथन दो की अभिक्रिया संयोजन है। अभी हमने क्या बताया था? एक जो है यह संयोजन अभिक्रिया है जबकि दो जो है अपघटन अभिक्रिया है। एक दो जो है सही है और 3 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पानी से भरा बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 kg है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकंड में खींचता है, उसके द्वारा उपयोग किया गया शक्ति कितना है? शक्ति P = क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा समय। यहाँ पे G का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर गहरे कुएं से यानी 10 मीटर ऊंचाई पर उठाता है तो हमारे द्वारा किया गया सारा कार्य जो है वस्तु में संचित हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा ऊर्जा हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है mgh, तो P = हो जाएगा mgh बटा समय। समय हो जाएगा T। m का मान कितना दिया गया है? m का मान दिया गया है मास द्रव्यमान 4 kg। g का मान कितना दिया गया है? g का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 लिख लिए। h हाइट कितना दिया गया है? हाइट भी दिया गया है 10 ही। और फिर h mgh हो गया। समय t, समय कितना दिया गया है? 10 सेकंड। कैलकुलेट करिए इसे तो जो राइट आंसर मिल जाएगा 10 × 40 40 वाट। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को ऊंचाई पे उठाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कार्य जो है कन्वर्ट हो जाएगा। खुद से सॉल्व कर लीजिएगा जिस तरह से हमने आप लोग को बताया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? शिमला में। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र अमेजन का वर्षावन है।
निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। जी हाँ, ध्वनि जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का रंग है। यहाँ पे सुधार करिएगा, तरंग होगा। ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। जी बिल्कुल, एक तरंग ही है। कौन सा तरंग है? आनंदधर्ष तरंग है। यह भी सही है। ध्वनि जब माध्यम में चलता है तब माध्यम के कण ध्वनि तरंग के दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। बताइएगा। 1, 2, 3 जो है सही दिया गया है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, लंबवत नहीं समानांतर चलते हैं। लंबवत कौन सा चलेगा? तो प्रकाश जो है लंबवत कंपन करते चलते हैं। इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 30 केजी लोहे के एक गोला तथा 10.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया। जब वे गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तब उनका गुरुत्व समान होगा। तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? समान होगा। आंसर हो जाएगा ए, त्वरण समान होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन का गमन होता है? क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन का गमन होता है। आंसर हो जाएगा ग्रासनली। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। अपरूपता का गुण किस वर्ग के तत्वों का विशेष गुण है? अपरूपता का गुण किस वर्ग के तत्वों के विशेष गुण है? आंसर हो जाएंगे ए, वर्ग 14। इसमें जो आते हैं कार्बन आते हैं, सिलिकॉन आते हैं, जर्मेनियम आते हैं और टीन आते हैं। एक और याद रखिएगा, सीसा भी आते हैं। कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टीन, फिर सीसा। और इसमें जो अपरूपता का गुण नहीं है, तो यह जो अपरूपता का गुण नहीं है सीसा में नहीं है, बाकी सभी में, चाहे वो कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो या फिर टीन हो, ये सभी में अपरूपता होते हैं। सर्वाधिक किस में होते हैं? तो कार्बन में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग 14। याद रखिएगा, यहाँ पे सीसा में अपरूपता नहीं होता है, सबसे ज़्यादा अपरूपता कार्बन में होता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल आते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे। पादप हार्मोन के संदर्भ में कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जी बिल्कुल, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ ही है। पादप हार्मोन पौधों में गैसीय रूप में भी बनते हैं। हाँ, पादप हार्मोन पौधों में गैसीय रूप में भी बनते हैं। पादप हार्मोन वास्तविक हार्मोन नहीं होते हैं, यह एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश पादप हार्मोन की प्रकृति क्षारीय होता है। यही जो है गलत दिया गया है। अधिकांश पदार्थ हार्मोन की प्रकृति अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय होता है। वास्तविक हार्मोन कहाँ होते हैं? वास्तविक हार्मोन उसे कहते हैं जिसका निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है। और आप लोग को पता होगा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पेड़ पौधे में नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक हार्मोन नहीं होते क्योंकि इसका जो निर्माण होता है अंतःस्रावी ग्रंथि में, और अंतःस्रावी ग्रंथि पेड़ पौधे में नहीं होते हैं। तो यह सही दिया गया था। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिक को रखा गया है। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिक को रखा गया है, एक ही स्थान में, भिन्न भिन्न स्थान में, अलग से एक पंक्ति में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक ही स्थान में। एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है एल्कोहल। नेक्स्ट है, 750 वाट की एक विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटा पानी गर्म किया जाता है। 10 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? बताएंगे। यूनिट इक्वल टू kWh होता है और उसे 1000 से भाग देते हैं, तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा 22.5 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने तारों के लिए एक द्रव्यमान सीमा निर्धारित की थी जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। यह सही है। तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम होता है तो तारा अपनी अंतिम अवस्था में संपूर्ण ऊर्जा समाप्त कर कृष्ण पिंड या फिर ब्लैक होल बन जाते हैं। यह भी सही है, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है तो तारे की अंतिम अवस्था में एक भयंकर विस्फोट होता है। तारे का संपूर्ण भाग में अंतरिक्ष में बिखर जाता है। यह घटना सुपरनोवा कहलाता है। यह भी सही दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था में किस हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक रहती है? गर्भावस्था के समय किस हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा निकलती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। एक तत्व X की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? एक तत्व की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? आंसर हो जाएगा XO2। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? लाइव वायर विद्युतमय तार साधारणतः लाल रंग की विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। यह सही है। लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से लाइव वायर है जो ढका हुआ रहता है। उदासीन तार न्यूट्रल वायर समझ लीजिए। न्यूट्रल वायर समानतः काले रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। यह भी सही है। भूतार समानतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। भूतार समानतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। यह भी सही है। स्विच हमेशा उदासीन तार से जोड़ा जाता है। नहीं, उदासीन तार से नहीं, लाइव वायर से जोड़ा जाता है, वो भी श्रेणी क्रम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी क्रम में। घर में जो वायरिंग किया जाता है वो कौन से क्रम में किया जाता है? तो समानांतर क्रम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। हाँ, सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, हालांकि वह मृत कोशिका था। सेल का नामकरण एहरनबर्ग के द्वारा किया गया। नहीं, एहरनबर्ग नहीं, रॉबर्ट हुक ने खुद ही किया था। एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। हालांकि लीवेनहॉक ने एनिमल क्यूल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था। और बैक्टीरिया नाम किसने दिया? एहरनबर्ग ने। तो केवल एक जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? कोलाइडी विलयन नहीं है। विसमांगी मिश्रण को ही कोलाइडी विलयन कहते हैं। बादल, हीमोग्लोबिन, कुहासा, यह सब कोलाइडी विलयन है, जबकि वायु नहीं है। वायु जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है, समांगी विलयन का उदाहरण है। किसी तार से धारा का मान निर्भर करता है। किसी तार से धारा का मान निर्भर करता है। V = IR, I = VR। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, V मतलब विभवांतर, R मतलब प्रतिरोध, तो विभवांतर पर भी और तार के प्रतिरोध पर भी आंसर हो जाएंगे C और B दोनों। जीभ के हिस्से में तीखा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका मौजूद रहता है। जीभ के अगले वाले भाग में मीठा, पीछे भाग में तीखा या फिर कड़वा। मीठे के बगल में कौन सा रहता है? तो आंसर हो जाएगा, मीठे के बगल में हो जाएगा नमकीन। क्या होगा? नमकीन। और उसके बगल में खट्टा होता है। बीच वाले भाग में स्वादहीन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछले वाले भाग में। कांच बनाने की भट्ठी से किस गैस का निष्कासन होता है? कांच बनाने वाली भट्ठी से किस गैस का निष्कासन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। 41 नंबर, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। 1 वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं? 1 वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं? विभवांतर = कार्य बटा आवेश होता है। कार्य बटा आवेश होता है। आवेश का हो जाएगा कूलॉम, कार्य का हो जाएगा जूल। तो आंसर जो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल प्रति कूलॉम। नेक्स्ट है, कंसर्ट हॉल या सम्मेलन कक्ष के छतों को वक्राकार बनाया जाता है क्योंकि? कंसर्ट हॉल या सम्मेलन कक्ष के छतों को वक्राकार बनाया जाता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल या कक्ष के सभी भाग में पहुंच सके।
निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? अम्लीय होने के लिए उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन। क्षारीय के लिए होना चाहिए OH, और जिसमें H और OH नहीं हो उसे क्या कहेंगे? साधारण लवण कहेंगे। तो यहाँ पे जो अम्लीय पूछा जा रहा है NaHCO3, यहाँ पे H दिया गया है, यहाँ पे OH है, तो समझ जाइए क्या क्या है, तो क्षारीय है, क्षारीय है। ऑप्शन नंबर A और B में ना H दिया गया है ना OH दिया गया है, तो यह कौन सा है? तो यह साधारण लवण है। क्लियर हो गए होंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होंगे। 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी जाती है। इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूर पर बनेगा? कितनी दूरी पर बनेगा यह पूछा जा रहा है। 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दिया गया है? तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर आगे है, और यह प्लस में होगा। और U इक्वल टू क्या हो जाएगा? U इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु जब इधर रखी रहती है तो ये माइनस में होता है, और प्रतिबिंब जो बनता है यह प्लस में बनता है। तो इसका यहाँ पे -25 हो गए, और यहाँ पे निकालना क्या है? तो V निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। 1/F, तो F का मान 10 दिया गया था तो 10 लिख दिए। 1/V, V तो निकालना ही है। 1/U, U हमने कितना बताया? तो -25 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट खुद से करिएगा, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर B। खुद से कोशिश कर लीजिएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? हरित उपभोक्ता दिवस यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। एथनॉल या इथाइल एल्कोहल के पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथनॉल, पिरोडीन अथवा कॉपर सल्फेट जैसे विषैले पदार्थ मिश्रित कर दिए जाते हैं। ऐसे एथनॉल को कहते हैं परिशुद्ध एल्कोहल। क्या कहते हैं? इसमें 100% शुद्ध इथाइल एल्कोहल होता है। ऑप्शन हो जाएंगे D। क्या पूछा जा रहा है? 1 मिनट। एथनॉल के पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए इनमें से मेथनॉल, प्रोटीन अथवा कॉपर सल्फेट जैसे विषैले पदार्थ मिश्रित कर दिए जाते हैं। ऐसे एथनॉल को कहते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। याद रखिएगा, विकृतीकृत एल्कोहल होगा। परिशुद्ध एल्कोहल वैसा एल्कोहल है जिसमें 100% तक इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहेंगे? तो 95% इथाइल एल्कोहल और 5% जो है जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? भार अधिक जो होता है यह होता है पृथ्वी के ध्रुव पर, न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। इनमें से कौन नियततापी जंतु है? नियततापी जंतु कौन सा है बताएंगे? नियततापी में स्तनधारी और पक्षी वर्ग आते हैं। स्तनधारी और पक्षी वर्ग आते हैं। नियततापी मतलब क्या होता है? समान मौसम में भी नियत रहते हैं, और इनके ब्लड जो होते हैं गर्म होते हैं। अनियतापी उनका ब्लड कोल्ड होता है, और समय के अनुसार, मौसम के अनुसार उनका बदलते रहता है। अनियतापी में एम्फीबिया, सरीसृप और मछली आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन नियतापी जंतु है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, चमगादड़, क्योंकि यह स्तनधारी में आता है। बाकी समुद्री घोड़ा, मेढक, रोहू यह सब अनियतापी जंतु हैं। भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम में सही उत्तर चुनिए। कोयला, उसके बाद जल, जल के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो ये रहा 50 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। न्यूमेरिकल आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं वो भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग का धन्यवाद।